पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देश में कोविड के खिलाफ जंग जारी। पिछले 24 घंटे में 26,000 मरीज हुए ठीक। अब तक लगभग 91 करोड़ टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की महिलाओं के योगदान पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। गिरिडीह में कार और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर, एक युवक की मौत। दुर्घटनाग्रस्त कार से शराब की पेटियां बरामद। जामताड़ा में सड़क हादसे में एक की मौत, 17 घायल। और पश्चिमी सिंहभूम में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जान माल का कोई नुकसान नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड के खिलाफ जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के करीब 22,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 26,000 मरीज ठीक हुए हैं। इस अवधि में 244 मरीजों की मौत भी हो गई। सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25,930 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.87% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 17 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कल मिले संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम से 9, रांची से 7 और बोकारो से 1 मरीज शामिल है। शेष अन्य जिलों से कोविड के नए संक्रमितों की पहचान नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 97 है, जिनमें रांची के 51 मरीज शामिल हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 73,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज कर दी गई है। राजधानी रांची समेत राज्य में आज भी टीकाकरण अभियान के तहत निर्धारित केंद्रों पर पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आज राजधानी रांची के वार्ड संख्या 28 के न्यू मधुकम में वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। उन्होंने लोगों से कोविड टीका का दोनों डोज लेने की अपील की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जमशेदपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के योगदान को लेकर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समुदाय की महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डाला और उनके उत्थान के विषयों पर अपनी राय रखी। इससे पहले कल श्री मुंडा ने पूर्वी सिंहभूम जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर
तैयारी, नए ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की अद्यतन स्थिति और आदिवासी बहुल हर प्रखंड में एकलव्य विद्यालय की स्थापना की समीक्षा की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नीति आयोग 75 महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अपनी नई पहचान बनाने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व की थी। इसके अंतर्गत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और अनूठे व्यावसायिक समाधानों से चुनौतियों का समाधान करने वाली महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज इंडियन अकाउंटेंट चार्टर्ड दुबई चैप्टर को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री गोयल ने कहा कि हम आजादी के अमृत महोत्सव का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने देश के विकास के लिए अहम योगदान दिया है और अब समय है कि अगले 25 सालों का विजन तैयार किया जाए। If I may venture to add, without a single day off. As the head of a duly elected democratic government, first in Gujarat, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय परिसर में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पहली पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नेता हाजी हुसैन अंसारी आज हम सभी के बीच नहीं है, परंतु उनके आदर्श और विचार सदैव हमारे दिलों में रहेगा। हमेशा से एक कर्मठ और गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के प्रति जो इनका कार्य रहा है, सोच रहा है, वह अभूतपूर्व रहा है। आज ये हमारे बीच नहीं है। इनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन इनके विचार, इनके आदर्श हमेशा पार्टी के साथ चलेगी, राज्य के साथ चलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज पार्टी कार्यालय में दिव्यांग संगठन के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चा की। संगठन के प्रतिनिधियों ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों को सराहा और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर उपचुनाव जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 मतों से पराजित किया। इस चुनाव में ममता बनर्जी को कुल 84,709 वोट मिले। स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की आज रांची में हुई बैठक में राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने कहा कि राज्य की जनता गठबंधन की सरकारों से निराश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी जनता के बीच जाएगी। स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी विकल्प के लिए 81 विधानसभा में शिक्षित प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे हम लोग। इसके लिए आप लोग पार्टी के सिद्धांतों, विचारों और नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना अंतर्गत नावाडीह के समीप एक भीषण सड़क हादसे में एक कार और मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त कार से 14 पेटी शराब बरामद की गई है। कार पर पुलिस लिखा नेम प्लेट लगा हुआ था। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि जब्त कार बिहार के नालंदा जिले की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
एक एक्सीडेंट हुई, मोटरसाइकिल संख्या JH11 T5 2002 और SUV 500 BR 21P 5264 गाड़ी में शराब लदी हुई थी और एक्सीडेंट के क्रम में मोटरसाइकिल जल गई और एक व्यक्ति यूसुफ अंसारी पैसा दिलजाल अंसारी बालाटोल की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। उधर जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत गोविंदपुर साहेबगंज उच्च पथ के मंजलाडी गांव के निकट एक पिकअप वैन असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें वैन पर सवार एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य 17 मजदूर जख्मी हो गए। देवघर में आज गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ की हुई बैठक में अंतर जिला स्थानांतरण पर रोष प्रकट किया गया। शिक्षकों ने सरकार से गृह जिला में ही पदस्थापन करने की मांग की। संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय ने कहा कि गृह जिला में पदस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी नियुक्ति जो अन्य दूसरे जिलों में हो गई, जबकि हम आहारता रखते थे कि अपने जिले में हो जाए। हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को अपने गृह जिले में भेज दिया जाए, जैसा कि प्रोविजन पहले था। जब हमारी नियुक्ति उसमें नियम था कि आप कुछ दिन के बाद अपने जिले में जा सकते हैं, और हमारे निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है और नियमावली संशोधन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दिया है, लेकिन वो नियमावली फ्लोर पर आने में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, जिससे लोगों में एक संशय और एक तरह से आक्रोश वाली भाव जो है सामने आ रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। हालांकि इस झटके से किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक 23 मिलीमीटर बारिश साहिबगंज में हुई। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 23.8 सेंटीग्रेड तथा चाईबासा में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा जिले में खेलो गढ़वा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत ग्राम रमकंडा ऊपरटोला के खिलाड़ियों को जर्सी देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में त्रिशूल पर्वत चोटी की आरोहण के दौरान नौसेना के 5 पर्वतारोहियों में से 4 के शव बरामद किए गए हैं और 1 की खोज जारी है। पर्वतारोहियों में से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी नौसेना का एक पर्वतारोही और पोर्टर लापता है। इनकी पहचान लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकुरेती और हरिओम MCPO के रूप में हुई है। CDS जनरल बिपिन रावत ने त्रिशूल पर्वत पर अभियान के दौरान हिमस्खलन के कारण 4 नौसेना पर्वतारोहियों के हताहत होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स चैंपियन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। गढ़वा बालिका उच्च विद्यालय में स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर मेमोरियल जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने किया। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि ये खेल शारीरिक प्रतिस्पर्धा का खेल है। उन्होंने आने वाले दिनों में राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित किए जाने पर बल दिया। राज्य स्तरीय आयोजन हम लोग आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन 1 से 31 अक्टूबर तक देश भर में किया जाएगा। झारखंड में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नेहरू युवा केंद्र संगठन को दी गई है। वहीं प्रचार प्रसार में सूचना प्रसारण मंत्रालय की रांची स्थित मीडिया इकाइयां, पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी अपना पूरा सहयोग देंगे। इस संबंध में दोनों संस्थाओं ने कल आकाशवाणी रांची के सभागार में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महीने भर चलने वाले इस आयोजन की रूपरेखा मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। आजादी का सफर की इस कड़ी में हम आपको दिखाते हैं भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बिनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे महिला अधिकार संगठन भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापक भी थे। यद्यपि ये एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास शिक्षा के बेहद कम अवसर थे, लेकिन कादम्बिनी के पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कादम्बिनी को स्कूल जाने की अनुमति दी। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बिनी ने महिलाओं के लिए भारत के पहले कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसका बाद में बेथ्यून कॉलेज में विलय कर दिया गया था। स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रणाली को अपनाया और 1879 में कादम्बिनी इस कठिन परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी की सफलता ने बेथ्यून कॉलेज को अपना पहला कला कार्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कक्षा में केवल 2 विद्यार्थी कादम्बिनी और उनकी साथी चंद्रमुखी बसु थी। 1883 में अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पढ़ाई कर स्नातक बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। कादम्बिनी ने स्नातक होने के बाद बेथ्यून कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गांगुली से शादी की। भारत में महिला अधिकार आंदोलन के जोशीले नेता द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बिनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कादम्बिनी और उनके पति ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः कादम्बिनी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला छात्रा थीं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के निरंतर प्रतिरोध के बावजूद कादम्बिनी ने 1886 में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। कादम्बिनी गांगुली 1886 में आनंदी जोशी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने और डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आनंदी जोशी ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में और कादम्बिनी गांगुली ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई की। महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बिनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और बाद में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। एक डॉक्टर और 8 बच्चों की मां के रूप में कादम्बिनी का व्यस्त जीवन उन्हें भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका। वे 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में 6 प्रतिनिधियों में से एक थीं और 1906 में उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। वो कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थी। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया खदान की महिला खनिकों के लिए काम की स्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष किया। 1898 में अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 1923 में अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर काम किया।
डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपेया अतंग दरम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज हम देखते हैं विदेश नीति। सुधार का सेवा सुशासन मॉडल, ढूंढा आपदा में अवसर, फिर खड़ा कर भुज को लिख दी आपने नई ताबीर। प्रबंधन को दी ऊंचाई, अब नहीं है विनाश की वो तस्वीर। संकल्प से सिद्धि के अनुभव ने बदल दी देश की तकदीर। जो भी रेस्क्यू हमारे पास मेडिकल कैंप आया, आर्मी की तरफ से आया, जो भी टेंट मिले हमें वो आर्मी की तरफ से आया, पानी आया वो आर्मी की तरफ से आया। पुल के ऊपर खड़े हुए, फिर उनको बोला आओ आओ, फिर ये लोग आए हेलीकॉप्टर वाले, उन्हें बड़ी रिस्क से फिर हम वहाँ हमको चिल्ले लेके गए। समय ही गुरु बनकर देता संबल, थपेड़ों से तपाता जीवन। महसूस कर आपदा का दर्द, पुरुषार्थ का किया आह्वान। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आपदाएं नहीं देखती सीमाएं, वो तो तय करती है सीमा। दिलाती याद, प्रकृति कर सकती है विनाश की पार मर्यादा। किसी आपदा या परेशानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस आपदा से ली गई सीख। हमें आपदाओं में संयम की भी जरूरत होती है, साहस की भी जरूरत होती है। महामारी में थमी दुनिया, बदल गया आने वाला कल। रखे हौसले बुलंद, खड़े रहे गरीबों के साथ वो हर पल। अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। सबसे ऊपर लोक कल्याण और भारत का आत्मसम्मान। निखरता नेतृत्व, आपदा में बने सृजन के अवसर महान। सेवा समर्पण और सुशासन का निभा रहे जीवन दर्शन।
देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया, जो लोगों की जन भागीदारी से एक जन आंदोलन बना। मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की सबसे बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की उदाहरणीय सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। स्वच्छ भारत मिशन का ये दूसरा चरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब और अधिक तकनीकी विषयों तथा जटिल समस्याओं जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के विरुद्ध हमें सफलता पानी है। पूरे देश में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पिछले कई सालों की तरह इस साल भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा धूमधाम से मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत इस बार ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई गई। देश के कोने कोने में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त करने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर्धन योजना से जुड़े और गोबर से बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा मिला। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लाखों स्वच्छाग्रहियों ने घर घर जाकर लोगों को बायोडिग्रेडेबल व रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कचरा संग्रह और उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सुजलाम अभियान के अंतर्गत ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए बड़ी संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया और इसमें देशवासियों ने पूरे उत्साह के साथ श्रमदान किया। ODF स्थायित्व के महत्व के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। लोकहित के लिए ऐसे और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड के खिलाफ जंग जारी। पिछले 24 घंटे में 26,000 मरीज हुए ठीक। अब तक लगभग 91 करोड़ टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की महिलाओं के योगदान पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। गिरिडीह में कार और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर, एक युवक की मौत। दुर्घटनाग्रस्त कार से शराब की पेटियां बरामद। जामताड़ा में सड़क हादसे में एक की मौत, 17 घायल। और पश्चिमी सेबू में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जान माल का कोई नुकसान नहीं। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ,
हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच?